हेलो 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 हेलो। तो हेलो बच्चों, मैं हूं प्रतीक भैया और आज आपको मैं एनसीईआरटी की एक बहुत ही अमेजिंग लेक्चर लेके आया हूं। एनसीईआरटी सीरीज़ में मैं एक बहुत ही अमेजिंग सा लेक्चर लेके आया हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं प्रतीक भैया हूं एंड मैं आज से एनसीईआरटी सीरीज़ एक नाम का एक बेसिकली प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं बायो की एवरी एनसीईआरटी लाइंस को, मतलब एवरी एनसीईआरटी डीप लाइंस को कवर करूँगा इसके साथ, और प्लस उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो उस चैप्टर के हैं वो भी मैं बताऊँगा। तो ये उन बच्चों के लिए है जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते ठीक से, या फिर वो एनसीईआरटी की डीप लाइंस को ढंग से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इन बच्चों के लिए है। और जो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस को से मिस कर, जैसे समरी मिस कर देते हैं, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग वाला जो पैराग्राफ होता है वो मिस कर देते हैं, तो उन्हीं बच्चों के लिए लेक्चर है। जैसे नीट 2025 में क्वेश्चन आ चुका था, तो चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर्स भी क्वेश्चन आए। तो इसके लिए हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। समरी एंड स्टार्टिंग वाले सारे हमको कवर करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मैंने एनसीईआरटी को थॉरोली 15 से 20 टाइम्स ही पढ़ा है, तो मुझे पता है कि कौन सी एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट है और कहाँ पर क्या शॉर्ट ट्रिक्स या कहाँ पर हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे सकें, बुलेट पॉइंट दे सकें, जिसकी वजह से आप ईजिली उस कॉन्सेप्ट को क्रैक कर सकें। जो लर्निंग वाला पोर्शन होगा उसको भी मैं आपको एक अलग ही वे से, एक इनोवेटिव वे से आपको थोड़ा अगर दूंगा, जिसकी वजह से आप है ना ईजिली आप उसको थोरोली याद कर सके। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को, जिसमें मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी नामक यूनिट, ह्यूमन फिजियोलॉजी नाम की यूनिट जो कि 18 क्वेश्चन का वेटेज रखती है अप्रॉक्स, उससे मैंने ये चैप्टर लिया है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिससे अराउंड 2 क्वेश्चन आने निश्चित है। नीट में 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट पे आए, चाहे वो रेगुलेशन वाले से आए, या चाहे वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से आए, कहीं से भी आते हैं 2 क्वेश्चन। तो लेट्स बिगिन या लेट्स क्रैक इट दिस क्वेश्चन एनसीईआरटी के डीप लाइंस के साथ, क्योंकि एनसीईआरटी की डीप लाइंस इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है, इस साल भी आ सकता है, तो एनसीईआरटी की डीप लाइंस को हम क्रैक करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। ओके, तो आज के जो टारगेट टॉपिक्स रहेंगे वो ये रहेंगे कि बेसिकली हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, बट इनमें टॉपिक्स हैं जैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ब्रीदिंग की, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, डिफरेंट एनिमल्स में क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम है वो, देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, बेसिकली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें जो मॉक टेस्ट होते हैं उनमें क्वेश्चन आते ही हैं। फिर देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रेगुलेशन, सबसे ज़्यादा वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स में से ये दोनों हैं, मतलब जिनसे एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको जनरली, जिसमें क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ओके, तो लेट्स बिगिन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे इस पेज को स्किप करते हैं, बट मैं बता दूं कि इस साल नीट 2025 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, नीट 2025 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। हालांकि वो इस पोर्शन से नहीं था, सेल से था, बट यहाँ पर भी उसके बारे में जिक्र है, तो हम यहाँ पर भी कंसिडर करेंगे कि क्वेश्चन आया था नीट 2025 के अंदर कि व्हाट इज़ द रिडक्शनलिस्ट अप्रोच ऑफ बायोलॉजी, व्हाट इज़ रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी, ये क्वेश्चन आया था नीट 2025 में। तो ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो इसके बाद देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को देख के बोलेंगे अगेन आउट ऑफ एनसीईआरटी, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, मैं श्योर हूँ इस बात से, क्योंकि रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी वाला जब क्वेश्चन है तभी बच्चे बोले थे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज़ द सिनोमिनस ऑफ मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी, क्या वर्ड या क्या बेसिकली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी सिनोमिनस, मतलब इसके संग सिनोमिनस एक जैसा रिलेशन रखती है, मतलब इस मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी के जैसा 2 टर्म का नाम बताओ। देखो, मैंने यहाँ 4 ऑप्शन बनाए हैं। 100% मैं श्योर हूँ कि बच्चा जब ये नहीं पढ़ेगा और ये क्वेश्चन को देखेगा तो वो 100% 4 नंबर तो अपने गवाएगा ही गवाएगा, साथ में -1 और लेके जाएगा, क्योंकि वो जैसे ही वर्ड देखेगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, तो वो समझेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो बायोटेक का है या वो जेनेटिक का है, तो वो टिक करने की कोशिश करेगा, तो उसका गलत हो जाएगा वहीं से। ये क्वेश्चन है फिजियोलॉजी का, यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो, मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी
सिनोमिनस है किसके, बायोकेमिस्ट्री के एंड बायोफिजिक्स के, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट्स के सिनोमिनस है जो, ऐसे कॉन्सेप्ट बायोलॉजी के सिनोमिनस है जो मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री के बायो में यूज़ होते हैं और फिजिक्स के बायो में यूज़ होते हैं, तो उसके ये सिनोमिनस है क्या, मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी। वही यहाँ पर दे रखा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, बायोकेमिस्ट्री एंड बायो फिजिक्स, ये आंसर जाएगा इसका। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मे बी नीट 2026 में ऐसे क्वेश्चन आए, मे बी नीट 2026 में ऐसे क्वेश्चन आए, तो प्लीज़ आप इनके लिए रेडी रहें, बिकॉज एनसीईआरटी की एवरी लाइन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखो एक और लाइन मैं आपको दिखा दूँ, देखो नाइदर प्योरली ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, मतलब ना ही केवल एक बायोलॉजी वाली अप्रोच और ना ही रिडक्शनलिस्ट वाली अप्रोच, हमें ना ही बायोलॉजी वाली अप्रोच ना ही रिडक्शनलिस्ट वाली अप्रोच हमें बायोलॉजी के प्रोसेस के ट्रुथ के बारे में, बायोलॉजी के प्रोसेस के बारे में नहीं बताती है। ओके, तो ना ही पूरी ऑर्गेनिज्मिक वाली अप्रोच ना ही पूरी रिडक्शनलिस्ट वाली अप्रोच हमें बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को नहीं बता पाती है। ओके, ये एक लाइन है, तुमसे ये स्टेटमेंट आ जाएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें एक वन ऑफ द स्टेटमेंट ये मिलेगी कि ओनली प्योर रिडक्शनलिस्ट अप्रोच, मॉलिक्यूलर अप्रोच डज नॉट रिवील द ट्रुथ अबाउट द बायोलॉजिकल प्रोसेस, गलत हो जाएगी बोथ, ना ही प्योर ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच ना ही प्योरली रिडक्शनलिस्ट अप्रोच, याद रखना। अब एक और चीज़ यहाँ पर आओ, देखो हमने क्या पढ़ा होगा, देखो एटम क्या होता है, बेसिकली एटम होते हैं जनरली, पहले एटम से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, स्मॉल 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 मॉलिक्यूल से, लिखा नहीं है वर्ड, ये सुपरा मॉलिक्यूल्स बनते, सुपरा मॉलिक्यूल्स का मैं बताता हूँ, जो बड़े बड़े बिग मॉलिक्यूल्स, जैसे पॉलीसेकेराइड मैं पढ़ाऊंगा आगे के चैप्टर्स में बताऊंगा इसके बारे में, उससे सेल बनेंगी, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये दोनों के बारे में बाद में बताऊंगा, देखो ये बता रहे थे पहले, देखो अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा, एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होगा, जैसे एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होगा, तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। बट बहुत सारे पॉपुलेशंस मतलब जब मिलेंगी तो उसको बोलेंगे हम कम्युनिटी, कम्युनिटी बोलेंगे जब बहुत सारी क्या कहते हैं पॉपुलेशंस मिलेंगी। वही बोला है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी ही इमरजेंट प्रॉपर्टी शो करती हैं। इसका मतलब मैं भी आपको बताता हूँ, इमरजेंट प्रॉपर्टी, इसका मतलब ही बताता हूँ। देखो इमरजेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो हमने पढ़ा होगा लिविंग वर्ल्ड के अंदर, या ना भी पढ़ा हो, अगर मैं आगे बताऊँगा तो देखो इसका मतलब क्या होता है। देखो सुनो, जैसे ये एक सेल है, इन जैसे बहुत सारी सेल्स ने क्या बना, ग्रुप बनाया, बहुत सारी सेल्स ने ग्रुप बनाया। अब देखो क्या हुआ, एक सेल पहले क्या कर रही थी, एक अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, जैसे वो रेस्पिरेशन कर रही थी या वो मेटाबॉलिज्म कुछ भी कर रही थी अपनी। बट जैसे ही ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिली तो इनका एक फंक्शन हो गया, इनका एक अलग फंक्शन हो गया, जो इकलौती केवल अकेली सेल परफॉर्म नहीं कर रही थी, वो अब ये पूरा टिश्यू परफॉर्म करेगा। मतलब सेल ने आपस में इंटरैक्ट किया और एक नई प्रॉपर्टी जनरेट करी, जिसको टिश्यू ने शो करी। तो वही बोला है कि इमरजेंट प्रॉपर्टी जो होती है, इमरजेंट प्रॉपर्टी वो इंटरैक्ट करती हैं कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम में, है ना। और जो रेगुलेटरी नेटवर्क होता है किसका, मॉलिक्यूल्स का, सुपरा मॉलिक्यूल्स का, असेंबलीज, सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इमरजेंट प्रॉपर्टी बेसिकली शो करते हैं। हम इसी चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी प्रोसेस पढ़ते हैं, जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो आज पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट और मॉलिक्यूलर टर्म्स, मॉलिक्यूलर, और क्या कहते हैं जो लास्ट के दो चैप्टर्स है कोऑर्डिनेशन वाले और रेगुलेशन वाले, उसमें हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे हम कोऑर्डिनेशन देखेंगे, क्या केमिकल है या वो न्यूरल है। जैसे ये दो चैप्टर्स हैं, जैसे लोकोमोशन, मूवमेंट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और इसे हम आज कवर करेंगे। तो ओके, लेट्स बिगिन। अब एक और सरप्राइज, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, विच मेम्ब्रेन, अब देखो इस क्वेश्चन को देखते ही बहुत से बच्चे बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस ईयर से क्वेश्चन आया है, बट नहीं, इसको दे रखा है कहाँ पर, ये वाले पैराग्राफ के अंदर इसको दे रखा है यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत से बच्चे बोलेंगे कि इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस, बट इट इज़ नॉट। अब मैं आपको बताता हूँ, एक साइंटिस्ट थे अल्फोंसो कॉर्टी। अल्फोंसो कॉर्टी एक इटालियन एनाटमिस्ट थे। एनाटमिस्ट मतलब क्या होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स को हमारी स्टडी करते हैं। उन्होंने क्या करता, इनिशियली क्या करते थे, वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर, जो रेप्टाइल्स का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे। बट बाद में वो ऑडिटरी सिस्टम पे आए, ममल्स नहीं मैमल्स के। तो ऑडिटरी सिस्टम क्या होता है, ईयर, ऑडियो समझो, ऑडियो मतलब ईयर, ऐसा समझो। तो उन्होंने क्या करता है, ईयर याद रखना कि 1851, ये ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट है।
आ सकता है। 1851 में क्या करा था कि एक स्ट्रक्चर लोकेटेड है कहाँ पे, बेसल मेम्ब्रेन, किसकी बेसल मेम्ब्रेन, कॉकलिया की बेसल मेम्ब्रेन पे, जिसमें क्या जो हेयर सेल्स हैं तो क्या करती है साउंड वाइब्रेशंस को, साउंड की वाइब्रेशन को क्या कहते हैं कन्वर्ट करती हैं किसमें, नर्व इम्पल्स में। तो ये जो बेसल मेम्ब्रेन ऑफ कॉकलिया है इसी को हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो हमसे पूछेगा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एक और क्वेश्चन मैं देखो यहाँ पर एम करूँ तो साइड में कि व्हाट इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। और ऑप्शन सिमिलर इसकी तरह ही डालो, जैसे ये ऑप्शन है सारे, ये सारे ऑप्शन है, ओके ये सारे ऑप्शन है। एक सेकेंड, ओके आ जाओ, देखो ये सारे ऑप्शन है इधर। ओके ये क्वेश्चन भी मैं फ्रेम करूं तो ये क्वेश्चन आने की भी चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ जाए हमारे उसमें, इसमें नीट एग्जाम में कि व्हाट इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी करके क्वेश्चन आ जाए। रुको, तो इसकी क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो मेम्ब्रेन ऑफ टिम्पेनन को बोलते हैं, नहीं ये किसे कॉकलिया की मेम्ब्रेन को बोलते हैं। और अब क्या होता है देखो, बेसल मेम्ब्रेन जो कॉकलिया होती है ये ईयर की मेम्ब्रेन होती है, एक इंटरनल ईयर का मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको। तो देखो इसमें हेयर्स होते हैं, कुछ ऐसे हेयर्स, ये हेयर्स होते हैं। तो बेसिकली यही होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, यही मेम्ब्रेन होती है जिसके पास हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर क्या होता है, हेयर का काम क्या होता है, बेसिकली सेंसेशन पहुंचाना होता है। बेसिकली साउंड में जब हमने देखा होगा ना, हमने सुना होगा जनरली कि हमारे जो इंटरनल ईयर्स में हेयर्स होते हैं जो बेसिकली साउंड की वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं और उसका मैसेज उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, नर्व इम्पल्स में। वही यहाँ पर दे रखा है कि जो बेसल मेम्ब्रेन कॉकलिया की है उसमें कुछ हेयर सेल्स होते हैं कन्वर्ट करते हैं साउंड की वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स के अंदर, इसी को ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बोलते हैं। ओके तो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का कॉकलिया हो जाएगा। एंड किस साउंड की वाइब्रेशन कौन कन्वर्ट करता है, बेसल मेम्ब्रेन ऑफ कॉकलिया करता है। ओके अब नेक्स्ट पे हम विजिट करते हैं। तो यहाँ जो हमारे एनसीईआरटी की डीप लाइनिंग वाले कॉन्सेप्ट है वो हमने कवर कर लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन, अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है बेसिकली। तो देखो अब मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताता हूँ रेस्पिरेशन के अंदर और ब्रीदिंग के अंदर। तो बेसिकली दोनों अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ब्रीदिंग क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, O2 का अंदर जाना एंड CO2 का हमारे बॉडी से बाहर रिमूव आउट होना, इसी को ब्रीदिंग बोलते हैं। अब देखो सुनो, ये क्या है बेसिकली, ये पूरी प्रोसेस अगर मैं रेस्पिरेशन बोलूँ तो इसका एक पार्ट होता है ब्रीदिंग। ओके डिड यू गॉट माय पॉइंट कि एक अगर मैं पूरा सर्कल एक ब्रीदिंग है तो उसका एक पार्ट क्या है, वो पूरा सर्कल एक रेस्पिरेशन है तो उसका एक पार्ट ब्रीदिंग है, इसको ऐसे समझ सकते हो। तो ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अभी स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन बताऊंगा तो उसमें देखना पड़ोगे, ब्रीदिंग एक पार्ट होता है। ओके तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब क्या होता है, जो हमारा ब्रीदिंग वो रेस्पिरेशन होता है वो इनडायरेक्टली, मार्क द वर्ड, इट इज इनडायरेक्टली। क्वेश्चन आएगा कि इट इज द डायरेक्टली ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, स्टेटमेंट में देखो गलत है। ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड्स का, फैटी एसिड, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स का इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन होना, और इससे ऑब्टेन क्या होगा, मैं एनर्जी ऑब्टेन होगी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक हार्मफुल गैस है जो कि रिलीज होती है किस में, कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो अब रेस्पिरेशन को उसने यहाँ पे क्या बोला है, इट इज़ अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। बट जब आप रेस्पिरेशन प्लांट्स पढ़ोगे तो वहाँ पर रेस्पिरेशन को उसने एम्बीवोलिक पाथवे बोला, ये बताऊंगा वो लाइन कहाँ पर है। देयरफॉर क्या होगी, O2 कंटिन्यूसली रिलीज होती है, CO2 क्या होती है, प्रोड्यूस होती है और वो रिमूव होती है हमारे बॉडी से, और O2 क्या होती है, कंटिन्यूसली हमारी बॉडी को दिया थी, इसकी वजह से वो क्या अगर रेस्पिरेशन कर सके। ओके तो ये एक्सचेंज ऑफ गैस होता है O2 का एटमॉस्फेयर से CO2 के साथ, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग, और कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। अगर डिफ्रेंशिएट करके दे रखा है कि ब्रीदिंग अलग है रेस्पिरेशन तो अलग है, अगर ये लाइन आ जाए कि ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन तो ये लाइन ट्रू होगी, बिकॉज ये NCERT में गिवन है, देख सकते हो। ओके
तो यहाँ पे दे रखा होगा ये बकवास सब की, प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, और जब ये हो गया एक बार चेस्ट ऊपर मुंह अप एंड डाउन कर रहा है तो ब्रीदिंग हो रही है। बस ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो मैकेनिज्म होती है ब्रीदिंग की वो डिस्क्राइब कर रखी है नीचे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वैसे तो ये एनिमल किंगडम में पढ़ाया था बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल में क्या करता है, वेरी करता है। बेसिकली वो डिपेंड करता है क्या हैबिटाट, मेनली ऑन देयर हैबिटाट पे डिपेंड करता है कि उनका हैबिटाट क्या है। उनका हैबिटाट इन द सेंस कि वो वाटर में रह रहे हैं तो वो गिल्स से रेस्पायर करेंगे, अगर वो लैंड पर रह रहे हैं तो वो लंग्स से रेस्पायर करेंगे। यही बात है कि उनके हैबिटाट पे डिपेंड करता है और उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि उनके पास सेल है, टिश्यू है, मतलब उनकी बॉडी सेल से मिलके बनी हुई है, टिश्यू से। देखो हमारी बॉडी में तो सब कुछ होंगे बट मेनली अगर बोले तो हमारा जो ऑर्गन सिस्टम, देखो सबसे हाइयर वाला जो हाइयर मतलब हमारे सबसे हाइयर वाला क्या है, ऑर्गन सिस्टम। और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल होता है, तो उनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो हम एनिमल किंगडम में पढ़ाते हैं बट अगर मैं यहाँ पे हिंट दूँ तो इसका मतलब होता है कि बॉडी में मिनिमम सेल ही केवल प्रेजेंट है, उसमें टिश्यू नहीं बने अभी तक, तो वो सेलुलर लेवल ऑफ टिश्यू बन गए हैं, ऑर्गन नहीं बने तो वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोला जाता है। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैबिटेट, ये याद रखना, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो सुनो, मैंने ये आपके पूरे पेज को एक बहुत ही छोटे से क्रिस्प वे में कन्वर्ट किया है, वरना आप एनसीईआरटी की लंबी लंबी लाइनें पढ़ते जाओगे और कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, याद भी नहीं रहेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं पीवीसी स्टार बोलता हूँ। पीवीसी स्टार का मतलब होता है प्रतीक वाचन स्पेशल कॉन्सेप्ट। तो मैं पीवीसी स्टार देता हूँ, आप हर जगह जहाँ जहाँ स्पेशल कॉन्सेप्ट होंगे पीवीसी स्टार मिलेंगे आपको, वहाँ पे मैं स्पेशल कॉन्सेप्ट दूंगा आपको। तो देखो इनवर्टिब्रेट के अगर मैंने लोअर ने बात करिए, इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं, तुम इतना समझ लो अभी के लिए जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट ना हो, ऐसा समझ लो वर्टिब्रल कॉलम ना हो, वो क्या होंगे, इनवर्टिब्रेट। जिनमें बंद स्पंजेस क्या होता है, जैसे हम देखोगा लोग जनरली जो बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, स्पंज का यूज़ करते हैं नहाने के लिए बेसिकली। तो वो स्पंज एक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसे पॉरीफेरा बोलते हैं। ये एनिमल्स में आता है, जनरली एनिमल्स के अंदर स्मॉल ग्रुप में आता है। सीलेंट्रेट कौन होते हैं, जिसमें हाइड्रा आता है। फ्लैट वर्म्स का इसके अंदर प्लेनेरिया आता है। ये सब आपने पढ़े होंगे बेसिकली छोटे क्लासेस के अंदर। तो ये अपने स्किन के थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू, जैसे ये इनकी बॉडी है, मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे ये एक प्लेनेरिया है, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये एक प्लेनेरिया, तो इसके बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन कर लेगा, अपनी बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन करेगा। अगर मैं एक हाइड्रा बनाऊँ, मेक हाइड्रा तो अपने बॉडी सरफेस के थ्रू ही रेस्पिरेशन कर लेता है। तो यही बात है बॉडी सरफेस के थ्रू। बट अगर हम बात करें अर्थवर्म की, देखो अर्थवर्म हमारे सिलेबस में पहले होता था, अब नहीं है। तो अर्थवर्म की थोड़ी डिटेल है कि मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू, देखो क्या होता है, ये तो मैं स्किन है, स्किन के ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस आ जाता है, उसके थ्रू ये क्या करता है, रेस्पायर करता है मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू। मॉइस्ट मतलब हल्की हल्की सी गीली सरफेस होगी। इंसेक्ट पता होगा, जनरली सबको पता होता है कि ट्रैकियल ट्यूब से करता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं बेसिकली, ये याद रख लो यहाँ पे। ओके अब मैं बात करूँगा एक्वाटिक अर्थ्रोपोड। एक्वाटिक मतलब देखो ये भी ऑर्थ्रोपोड होते हैं। ऑर्थ्रोपोड मतलब जिनके क्या कहते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस हो, जिनके जॉइंट अपेंडेजेस हो, तो ऑर्थ्रोपोड्स वो होते हैं। तो जो इंसेक्ट है वो भी ऑर्थ्रोपोड के अंदर ही आते हैं। तो जो एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले ऑर्थ्रोपोड है, जो मोलस्का हैं, ये सारे क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं एनिमल के, या एनिमल किंगडम में डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस याद रखना इजीली, ये ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करते हैं। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है वो। हेमिकॉर्डेट है एक स्पेशल पॉइंट, एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाला है मैंने अतिरिक्त ज्ञान करके, गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। फिशेस की बात करें, ये तो सबको पता होता है गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स एंड बर्ड्स लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। देखो अगर मैं आपको बताऊँ, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के लंग्स होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो रेप्टाइल्स के अंदर जो होते हैं लंग्स होते हैं, लंग्स जो होते हैं वो विदाउट पल्मोनरी सैक होते हैं, मतलब उसमें कोई पल्मोनरी सैक नहीं होगा बड़ा सा। एप्स के अंदर अगर मैं बोलूं तो इनके अंदर एक एडिशनल सैक्स होते हैं बेसिकली। और ममल्स के अंदर तो हमारे अंदर प्रॉपर लंग्स होते हैं, इनके अंदर एल्बुलाई होते हैं। तो ऐसे होते हैं। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं, बट हालांकि मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इनका आइडिया दे दिया। फिशेस के अंदर तो जनरली गिल्स होते हैं। अब एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर फ्रॉग के लिए। फ्रॉग बेसिकली क्या होता है, फ्रॉग
क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस नहीं, वो क्यूटिकल के लेयर के थ्रू रेस्पायर करता है। और अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला जो लाइन में यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं क्या, लार्वा ऑफ फ्रॉग, उसमें भी गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है। ये हम वैसे फ्रॉग पढ़ाते हैं तो मैं बताऊंगा कि लार्वा जो होता है फ्रॉग का, जो फ्रॉग होता है वो बेसिकली लंग्स के थ्रू या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के थ्रू रेस्पायर करता है, बट जो लार्वा होता है उसका वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है। देखो ये पूरा चार्ट क्लियर हुआ। अब 2 पॉइंट और एनसीईआरटी के मैंने छोड़े हैं, उनको मैं अलग से बताऊँगा बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट से पॉइंट है। मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंट्स। देखो, वैस्कुलर स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है और वैस्कुलर सैक में क्या डिफरेंस है। एनसीईआरटी में एक चीज़ गिवन है, आपसे कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैस्कुलर सैक। वैस्कुलर सैक होते हैं, पहले वैस्कुलर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। वैस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं गिल्स, और गिल्स से जो रेस्पिरेशन अभी मैंने बताया ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है, तो वही बताया। और एग्जांपल मैंने लिख दिए यहाँ पर, आप लार्वा भी लिख सकते हैं, लार्वा ऑफ फ्रॉग मैंने एडिशनली आपको बता दिया है। ओके, तो अब मैं वैस्कुलर साइकिल लंग्स से रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। एनसीईआरटी में लिखना, देखो, स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है, कौन यूज़ करता है, एक्वाटिक ऑर्थोपोडा मोलस्का। वैस्कुलराइज्ड बैग, लंग्स को बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं क्या, टेरेस्ट्रियल फॉर्म ज़मीन पर रहते हैं वो यूज़ करते हैं। ओके, फिशेस गिल्स यूज़ करते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स वगैरह, ये आपको सबको मैंने बता दिया है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन तो सब बता दिया मैंने। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, ये मैंने पीवीसी स्टार दे दिया। अगर इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, ले सकते हो आप। इसको रिमूव कर दो, कोई काम का नहीं है। एडिशनली पॉइंट बताए थे मैंने। ओके, एडिशनली बताए थे मैंने। यहाँ पर मैं फ्रॉग लिख देता हूँ। ओके, इसको नोट कर सकते हैं आप। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। देखो, इस आर्टिकल के अंदर या इस पैराग्राफ के अंदर हम क्या समझेंगे। देखो, हमारे कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, हमारे ये नॉस्ट्रल्स होते हैं एक्सटर्नल, यहाँ से अंदर हमारे बॉडी के थ्रू एक ट्रैकिया रखा जाता है। ऐसा ही हमने 10th क्लास में पढ़ा होता है। नॉस्ट्रल्स होते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेयर्स भी वैसे बोलते हैं। फिर नेजल पैसेज, हमारा पैसे होता है जो नोज़ के अंदर पैसे होता है उसे नेजल पैसेज बोलते हैं। फिर नेजल एक चैम्बर आता है, नेजल चैम्बर बोलते हैं, जो हमारे माउथ वाले रीजन के मतलब थोड़े नीचे रहता है। फिर वहाँ से फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है, बोथ लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, मेनली हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, साउंड बॉक्स बोलते हैं उसे। फिर वहाँ से ट्रैकिया जो कि स्ट्रेट ट्यूब होती है, बेसिकली एक्सटेंडिंग करती है कहाँ तक, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, इसका मतलब ही बताऊंगा मैं इस लाइन का। 5th थोरेसिक वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंड करती है। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड फाइनली रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, जैसे एल्ब्यूलाई बोलते हैं उनकी डक्ट्स को रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। देखो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल होते हैं, अपर लिप पे अबव द अपर लिप ओपन होती हैं, और नेजल चैम्बर, नेजल पैसेज आएंगी। फिर फेरिंग्स के कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, फेरिंग्स ओपन करता है, लैरिंग्स में ट्रैकिया होता है, लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, साउंड बॉक्स बोलते हैं। अब देखो, एक लाइन और एनसीईआरटी की मैं आपको बता देता हूँ। जनरली देखो क्या होता है, 2 पाइप होते हैं, एक होता है फूड पाइप और एक होता है विंड पाइप, जिसे ट्रैकिया बोलते हैं। फूड पाइप हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। तो देयर इज द ओपनिंग हियर नाउ, एक ओपनिंग होती है किसकी, ये ओपनिंग नहीं है, एक सेकेंड। ओके, तो ओपनिंग जो हम ट्रैकिया की उसे बोलते हैं ग्लॉटिस, और जो ओपनिंग होती है उसकी उसे बोलते हैं गलेट। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ये है एपिग्लॉटिस, मैं इसको लिखूँ, इट इज़ एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। अब देखो, ये एपिग्लॉटिस का, तो जब हम स्वेलो कर रहे थे, खाने को इंगल्फ करो, तो ये एपिग्लॉटिस के बारे में ढक देता है किसको, ट्रैकिया को, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है, जो हमारा ये बोलस आया, बोलस का मतलब था फूड, ये फूड हमारा क्या ईसोफेगस के अंदर एंटर करे, ट्रैकिया के अंदर ना जाए। तो यही होता है बेसिकली। तो हमने देखा होगा, जब हमें बेसिकली क्या होता है, खांसी आती है ड्यूरिंग, जब हम बोल रहे होते हैं खाते टाइम, तो हमारा जो फूड होता है वो ट्रैकिया के अंदर जाता है, तो इसकी वजह से हमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खांसी आने लगती है बेसिकली। ये बेसिकली होता है। तो ये एपिग्लॉटिस जो होता है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो एपिग्लॉटिस होता है वो बेसिकली क्या होता है, ये कवर कर लेता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द, किसके अंदर,
ईसोफेगस के अंदर, वहीं यहाँ पर कुछ लिखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ड्यूरिंग सैलोइंग ये कवर्ड कर लेता है क्या, एक थिन इलास्टिक कार्टिलेज होता है, याद रखना ये कि ये थिन इलास्टिक कार्टिलेज होता है। फ्लैप जिसे एपिग्लॉटिस बोलते हैं, कि प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स के अंदर। सॉरी मैंने ईसोफेगस बोल दिया, लैरिंग्स। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होती है, एक्सटेंड करती है मिड थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में चेस्ट रीजन होता है, सॉरी फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में डिवाइड। देखो हमारे क्या होता है, जो वहीं पीछे वर्टिब्रल कॉलम होती है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है। उसमें थोरैसिक वाला पार्ट होता है, एक 5 पार्ट होता है, उसमें एक पार्ट थोरैसिक होता है, जिसके डिवीजन होते हैं, उसके फिफ्थ डिवीजन पर ट्रैकिया डिवाइड होती है, यहाँ से डिवाइड होगी ऐसे, ये फिफ्थ डिवीजन होता है, ये फिफ्थ डिवीजन है यहाँ पर। ये हम वैसे लोकोमोशन बोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया। अब ये क्या होगा, बेसिकली डिवाइड करती है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। ये ब्रोंकाई डिवाइड करती हैं और सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई बनाती है, ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं और वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे टर्मिनेट होती हैं। अब जो हमारी देखो मैं आपको एक लाइन बताता हूँ एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे क्वेश्चन आता है कि जो ट्रैकिया है हमारी, जो हमारे ब्रोंकाई हैं, जो हमारे जो हमारे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है, वहाँ तक बेसिकली कहता है हमारे शी शेप, कैसे शी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। ये सी शेप कार्टिलेज इसीलिए प्रेजेंट होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है बेसिकली। ये क्यों प्रेजेंट होती है, देखो जैसे ये हमारा आगे तरफ ट्रैकिया होता है, पीछे की तरफ है हमारे, जैसे ये आगे तरफ है, पीछे की तरफ हमारे इसके पीछे से एक ट्यूब के पीछे दूसरा ट्यूब प्रेजेंट होता है, तो ट्रैकिया के पीछे प्रेजेंट होता है क्या, फूड पाइप। देखो फूड इसीलिए इनकम्प्लीट प्रेजेंट होती है बिकॉज हमारे क्या कहते हैं, जो ईसोफेगस है उसको कवर ना कर लें, बेसिकली ईसोफेगस को कवर ना कर लें, क्या हमारी तो जो मूवमेंट होंगे ईसोफेगस में वो नहीं हो पाएंगे, इसीलिए हाफ कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। कहाँ कहाँ ये याद रखना, तुमसे पूछेगा कि ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होंगी प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। वहाँ स्टेटमेंट देखा होगा कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल में भी प्रेजेंट होती है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। यू कैन से नॉट नहीं। अब ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होते हैं वो नंबर ऑफ थिन है, तो याद रखना थिन, यहाँ पर थिन वर्ड इंपॉर्टेंट है, इरेगुलर वॉल इंपॉर्टेंट है। तुमसे पूछा तुमसे स्टेटमेंट दिएगी कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन रेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर। रेगुलर दे देगा, यहाँ रेगुलर की जगह स्टेटमेंट गलत होगी, इट इज इरेगुलर वॉल। वेस्कुलराइज्ड बैग होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। अब देखो उन्होंने यहाँ पर वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कैसे बोला है, एल्वियोलाई को, और वहाँ पर वेस्कुलराइज्ड बैग कैसे बोला था, लंग्स को बोला था। याद रखने वाली बात। जो ब्रांचिंग नेटवर्क होते हैं किसके, ब्रोंकाई के, ब्रोंक्यूल्स के, यही एल्वियोलाई के, यही सारे क्या बनेंगे, हमें लंग्स बनेंगे। लंग्स की 2 मेम्ब्रेन होती है, पता होगी सबको, किसे प्लूरा बोलते हैं, एक होती है आउटर वाली, एक होती है इनर वाली। आउटर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा बोलते हैं, जो बाहर की तरफ होती है, और इनर वाली को बोलते हैं विसरल प्लूरा। और ये क्या करती है, बेसिकली रिड्यूस करती है फ्रिक्शन लंग्स के सरफेस पे और मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करती है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछ लिया जाएगा, कट सेक्शन ऑफ रिब्स पूछ लिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंस याद रखना, अगर 2 लाइन दे रखी हो तो प्लूरल मेम्ब्रेन है, अगर सिंगल बीच में दे रखा है प्लूरल फ्लूइड आएगा। ब्रोंक्यूल का याद रखना, ब्रोंक्यूल इज द ये वाला पोर्शन और ब्रोंकाई ये है, जैसे यहाँ पे देखो, सॉरी एल्वियोलाई ये है, ये हार्ट है, याद रखना सब, ये डायफ्राम है नीचे की तरफ, एंड ये ब्रोंकस हैं, ये ब्रोंकाई, इसे ब्रोंकस बोला यहाँ पे है, ब्रोंकाई नहीं बोला। कट एंड ऑफ रिब्स से बोला गया है, लंग्स है ये यहाँ पे नीचे, याद रखना। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, इनर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। अब देखो आपको बताता हूँ एक पॉइंट और, कि देखो जो यहाँ से लेके नॉस्ट्रिल से लेके हमारा कहाँ तक, जो नॉस्ट्रिल से लेके हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो हमारा पोर्शन है ना, इस पोर्शन को बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का मतलब होता है कुछ भी चीज़ को कंडक्ट कराना बेसिकली। और जो नीचे वाला पोर्शन है ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, इसे बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट यही देख लेते हैं। देखो कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, बेसिकली एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ये और कंडक्टिंग पार्ट होता है, और एल्वियोलाई और जो उसकी डक्ट होती है वो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज वाला पार्ट बताती हैं हमें। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंडक्टिंग पार्ट बेसिकली कहता है एटमॉस्फेरिक एयर को हमें एल्वियोलाई तक लेके आता है, और जो उनमें फॉरेन पार्टिकल जो डस्ट प्रेजेंट होगी उसको रिमूव कर देंगे, ह्यूमिडिफाई कर देंगे। अगर एयर ड्राई है तो उसको ह्यूमिडिफाई करेंगे बेसिकली, और उसको क्या कहते हैं,
बॉडी टेम्परेचर तक लेके आएंगे उसका टेम्परेचर। एक्सचेंज पार्ट क्या होता है, वो एक्चुअल डिफ्यूजन का साइट होगी, बस इंपॉर्टेंट है। थोरेसिक चैम्बर यहाँ पे देखो, थोरेसिक चैम्बर बेसिकली एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है, जिसके अंदर डॉर्सली, देखो डॉर्सली क्या होता है, डॉर्सल हमारा आगे वाला पोर्शन होता है, सॉरी डॉर्सल हमारा पीछे वाला पोर्शन होता है, वर्टिब्रल कॉलम वाला पार्ट, और वेंट्रल हमारा आगे वाला पोर्शन। जैसे हमारी ये बॉडी है, जैसे हमारी ये बॉडी है, मगर मैं आपको बताऊँ ये मैं तो, ये आगे जो हमारा जहाँ हार्ट प्रेजेंट होगा तो ये पार्ट होता है वेंट्रल वाला पार्ट, एकदम सही बोल रहा हूँ मैं। देखो वेंट्रल वाले पार्ट में एक हमारा प्रेजेंट होता है स्टर्नम, डॉर्सली, डॉर्सली मतलब पीछे की तरफ हमारी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, साइड में हमारे लिप्स प्रेजेंट होते हैं, नीचे की तरफ डायफ्राम। ये क्या एक चैम्बर बना देते हैं पूरा, ये चैम्बर बना देते हैं पूरा, एक एनाटॉमिकल सेटअप बनाते हैं थोरेसिक के अंदर। अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे अगर, और यही पूरा रिब केज बनाता है हमारा पूरा, क्या हमारे रिब्स, हमारा डायफ्राम, हमारा स्टर्नम, ये सारा रिब केज एक केज बनाते हैं, एक पूरी गुफा की तरह बना देते हैं, एक एयर टाइट चैम्बर बना देते हैं। और अगर कोई चेंज आएगा इनमें थोरेसिक कैविटी मैंने इस केज के अंदर, तो वो हमारे लंग्स के अंदर रिफ्लेक्ट होता है बस। और ये अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रेस्पिरेशन की कुछ स्टेप्स है, आपको पता होगा। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एक स्टेप है इसमें, पल्मोनरी वेंटिलेशन जैसे और बोलते हैं। तुमसे पूछेगा व्हाट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन, इट इज ब्रीदिंग इन एंड आउट ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन, गैसेस का होना मतलब गैस का डिफ्यूजन होना एल्ब्यूलाई की वजह से, ये एल्ब्यूलाई की मेम्ब्रेन है, यहाँ पर डिफ्यूजन होना इसका, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और फिर ट्रांसपोर्ट गैसेस का होना ब्लड के थ्रू, पता ही है। फिर डिफ्यूजन टिश्यू लेवल पे होना, जैसे ब्लड वेसल जब जाएगी, ब्लड वेसल जब जाएगी तो वो टिश्यू को ऑक्सीजन देगी वगैरह, तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन होगा उसे इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो सेल O2 का यूज़ करेंगी, CO2 बनाएंगी, तो उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है एंड रिजल्ट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। जैसे हम चैप्टर 12 ब्रीदिंग के उसके अंदर पढ़ेंगे, किसके अंदर, रेस्पिरेशन वाले पोर्शन में, रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर। ओके, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर अगर हम देखें तो दो स्टेप आते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन हवा का अंदर लेना, एक्सपीरेशन बाहर लेना, सबको पता था। जो एयर का मूवमेंट होता है इन एंड आउट ऑफ द, ये प्रेशर की वजह से होता है। प्रेशर का हम इंक्रीज और डिक्रीज करके हम हवा का मूवमेंट कराते हैं इन एंड आउट। अब देखो इसको मैंने अगेन एक PVC स्टार में कन्वर्ट कर दिया, अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो ये पूरा मैंने PVC स्टार में कन्वर्ट कर दिया, मैंने पूरा इसके थ्रू समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि पूरी थियरी है वहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ मैं आपको बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा। ओके ओके, तो फर्स्टली क्या होता है, जो डायफ्राम होता है हमारा, वो डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। देखो यहाँ पर डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन से क्या मतलब, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो बच्चे उल्टा समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अपने शेप को दोबारा रीगेन करना, गलत। तो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है, देखो कॉन्टैक्ट का मतलब बच्चे समझते हैं कि कॉन्टैक्ट हो रहा है मतलब अब वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, पिचक जाएगा वो चीज़, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट का मतलब होता है डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, डायफ्राम की मसल नीचे आएंगी कॉन्ट्रैक्ट होकर, तो जो थोरेसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कहाँ पर और कौन सी, देखो देखो मैं आपको बताता हूँ, जो हार्ट के पास वाला पोर्शन था, ये देखो यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होगा, हार्ट के पास वाला पोर्शन होगा तो इसे बोलेंगे एंटीरियर। हार्ट के जो दूर वाला पोर्शन होगा इसे बोलेंगे पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे क्या बढ़ रहा है, हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पर दे रखा होगा विच ऑफ द वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी बढ़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के ऊपर। ओके, अब क्या होती है, देखो जैसे हमारा ये रिब्स है, ये रिब्स है, हमारे रिब्स के बीच में यहाँ पर कुछ इंटरकॉस्टल मसल प्रेजेंट होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल प्रेजेंट होती हैं। इंटरकॉस्टल मसल बेसिकली क्या करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जो कि वॉल्यूम को भी इंक्रीज करती हैं। अब देखो ये आगे पीछे मतलब डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी बेसिकली, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बट जो ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ओवरऑल अब हमने एक लॉ पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ, अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ोगे आगे। उसमें क्या होता है, प्रेशर अगर बढ़ेगा, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हुआ। अब देखो बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वहीं यहाँ पर होगा कि एयर मूव फ्रॉम हाई, बाहर का प्रेशर ज़्यादा, अंदर से बाहर से अंदर मूव करेगी, एक नेगेटिव प्रेशर लंग्स में क्रिएट हो जाता है। और आपसे पूछेगा कि इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इसका है एम्फीबियन को छोड़ के। अभी हमने पढ़े ना एम्फीबियन, जिसके अंदर फ्रॉग आ रहा था, वो एम्फीबियन में पॉजिटिव प्रेशर होता है, बाकी सब में एक नेगेटिव प्रेशर होता है, इतना याद रखना। ओके, यही मैं आपको दिखाऊँ, NCERT में दिखा देता हूँ। यहाँ पे सब कुछ बस यही दे रखा होगा ज़्यादा, बस आपने देखो उसमें अब जब ना अंदर का जो प्रेशर बोला ना, अंदर का जो थोड़े से कैविटी का प्रेशर बोला, उसको उन्होंने बोला होगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। देखो
इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयर इज अ नेगेटिवली प्रेशर लंग्स के अंदर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। एक्सपिरेशन में क्या होता है, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, हाइयर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। मैंने आपको सब बताया डायफ्राम क्या करता है, स्पेशल सेट ऑफ मसल है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल प्रेजेंट होंगे, ये प्रेशर को जनरेट करने में हेल्प कराएंगी। ये इंस्पिरेशन क्या होगा, इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम का होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा देगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस बता दिया मैंने तुम्हें, कॉन्ट्रैक्शन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का जो कहेंगे रिप्स को लिफ्ट करेंगे। आपने देखा होगा जब आप ब्रीथ इन करोगे तो आपके लिप्स जो होते हैं रिप्स वो लिफ्ट अप करते हैं, और स्टर्नम जो होता है आपका स्टर्नम वो राइज करता है। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर देखो यहाँ पे लिखा हो स्टर्नम राइज करेगा, ये सब वॉल्यूम बढ़ेगा डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के ऊपर, ओवर इंक्रीज होगा वॉल्यूम के अंदर, एक सिमिलर इंक्रीज होगा पल्मोनरी वॉल्यूम, और इंक्रीज पल्मोनरी वेट डिक्रीज द इंटर पल्मोनरी प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि एयर को आउटसाइड से इनसाइड मूव करेगा। इंस्पिरेशन हो जाएगा, रिलैक्सेशन होगा डायफ्राम का और इंटरनल कॉस्टल मसल का। तो ये डायफ्राम क्या होगा अपनी, जैसे ये आपको दिखाऊँ, जैसे ये क्या होगा अपना कहते हैं ये रिलैक्स कर रहा होगा, अपनी दोबारा शेप में जाएगा, तो ये प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो एयर मूव फ्रॉम इन टू आउट जाएगी, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ जाएगा और एक्सपेल्शन ऑफ एयर हो जाएगा, लंग्स में एक्सपिरेशन हो गया। बस हमारी एबिलिटी होती है, मतलब हम देखो हम अपनी सांस को रोक भी सकते हैं, नहीं कहते हैं हम रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं बेसिकली, तो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ को। एक हेल्दी ह्यूमन बींग 12 से 16 टाइम्स एक मिनट में ब्रीथ करता है, 12 से 16 टाइम एक मिनट में ब्रीथ करता है, और जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो इन्वॉल्व होगी, वो मेज़र करते हैं स्पायरोमीटर से, एक डिवाइस होती है स्पायरोमीटर से, उससे हम मेज़र करते हैं। बट याद रखना, बाद में बताऊंगा इस पॉइंट को। अब देखो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली, जो हम नॉर्मल, जब हम अपना नॉर्मल इंस्पिरेशन से आप बैठे हो गए अभी, तब जो इंस्पायर एक्सपायर करोगे तो अबाउट 500 ml ऑफ और अगर गैसेस को आप एक्सचेंज कर रहे होगे, और अगर एक मिनट में देखोगे, एक मिनट में या वन टाइम में कर रहे होगे, मैंने बताया ना वन टाइम में, बट एक मिनट में अगर हम देखें तो एक मिनट में कितने 12 से 16 टाइम्स हम कर रहे होते हैं। 12-16 टाइप को 500 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज अबाउट 6000 to 8000 ml ऑफ एयर हम पर मिनट में क्या कर रहे होते हैं, इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे होते हैं, यही टाइडल वॉल्यूम होता है। ये सारी ईजी हैं वॉल्यूम, कैपेसिटीज थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो ए पर्सन जब हम फोर्सिवली, मतलब जैसे हम क्या कहते हैं, अगर हमने फोर्सिवली इंस्पायर किया तो इट इज़ 2500 से लेकर 3000 ml तक ये होती हैं, हम इंस्पायर कर सकते हैं मैक्सिमम हम इंस्पायर इतना कर सकते हैं आफ्टर टाइडल के बाद हम इतना इंस्पायर कर सकते हैं। फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, जो हम एडिशनली एक्सपायर कर सकते हैं, एडिशनली कितना एक्सपायर करेंगे 1000 से 1100 ml। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनकी वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है, सबको याद करनी पड़ेंगे अल्टीमेटली। अपने टेबल के आगे लगाओ, रोज़ एक बार रिवाइज करो, ऐसे ही याद होती हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली, जब हमने मैक्सिमम एक्सपायर कर दिया तो उसके बाद हमारा कितना लंग्स में वॉल्यूम रहेगा। देखो ये क्यों रहता है, बिकॉज क्योंकि हमें है ना अपने लंग्स को कोलैप्स नहीं करवाना। देखो हमारा पिचअप जाएगा लंग्स, अगर उसमें कोई भी एयर नहीं रहेगी तो उससे प्रिवेंट करने के लिए देयर इज एडिशनली वॉल्यूम प्रेजेंट होता है आफ्टर फोर्सिबली एक्सपायरेशन। 1100 से 1200 ml का वो बचता है बेसिकली, तो उसे क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। अगर मैं आपको एक पॉइंट बताऊँ, हमने पढ़ा था अभी स्पायरोमीटर के बारे में, तो स्पायरोमीटर क्या होता है, डज नॉट मीजर रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, ये पॉइंट याद रखना, एक एनसीईआरटी में नहीं बट मैंने आपको बता दिया एक एडिशनल पॉइंट। ओके, तो अब यहाँ पे मैं कैपेसिटीज़ की बात करूँ। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है बेसिकली, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल। देखो हम मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। जब हम नॉर्मल सांस छोड़ी हमने तो मैक्सिमम कितना इंस्पायर, हम देखो मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर लेंगे, हम टीवी ले लेंगे अपना जो नॉर्मल लेते हैं, प्लस IRB ले लेंगे। मैक्सिमम बोला ना उसने, मैक्सिमम कितना, तो हम टीवी ले लेंगे प्लस IRB ले लेंगे। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात बोली होगी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, हम कितना वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, एक्सपायर कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। देखो नॉर्मल इंस्पिरेशन करेंगे तो टीबी आएगा हमारे अंदर, टीबी आएगा तो हमें टीबी निकालना पड़ेगा, टाइडल वॉल्यूम निकलेगा, प्लस ERB निकालना पड़ेगा क्योंकि उसने मैक्सिमम बोला है, तो टीवी प्लस ERB। तो ये क्या होगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इनकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ये बच्चे बोलते हैं ना, इसीलिए ये क्या होता है, देखो जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे, बेसिकली ये पॉइंट याद रखना, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बाद
कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे, देखो जब हम नॉर्मल एक्सपायर करेंगे तो हम केवल टीबी को निकाल देंगे, तो हमारे बॉडी में क्या क्या बचेगी, एक तो आरवी जो कि कांस्टेंट बचेगी और ईआरवी क्योंकि हमने नॉर्मल एक्सपिरेशन करा है। तो ये एफआरसी होती है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, इट इज़ एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी कौन सी होती है, बेसिकली वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं जैविक, मतलब जीने के लिए जो हमें नेसेसरी हो, जो कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन। देखो फोर्स अब एक्सपायर करेंगे तो हम क्या निकाल देंगे, टीबी निकाल देंगे प्लस ईआरबी निकाल देंगे। तो अब हमें नेक्स्ट राउंड में जब हम इंस्पायर करेंगे तो हम आईआरबी ले सकते हैं, हम टीबी ले सकते हैं, प्लस हम ईआरबी को भी तो फुलफिल करेंगे कि हमारे अंदर से ईआरबी भी तो निकल गया है। तो इट इज़ वाइटल कैपेसिटी। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट। अब देखो ब्रीथ, अब देखो हमने जब फोर्स इंस्पिरेशन कराया तो हमने क्या क्या लिया होगा, टीवी लिया होगा, ईआरबी लिया होगा और आईआरबी लिया होगा, अभी मैंने बताया। तो अब हम फोर्सफुली एक्सपायर कैसे कर सकते हैं, टीवी को करेंगे डेफिनेटली करेंगे, ईआरबी को करेंगे क्योंकि मैक्सिमम एक्स, और आईआरबी को कर देंगे, बस यही यहाँ पे बोला है। फोर्स एक्सपिरेशन के बाद हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे अंदर जाएगा उसे क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी हमारी टोटल वॉल्यूम कितना अकोमोडेट होता है हमारे लंग्स में, वही टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है। जैसे आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरबी लिखेंगे, या वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम भी लिख सकते हैं इसको। ओके, तो अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्पायरोमीटर से कौन कौन सी कैपेसिटी मेजर नहीं कर सकते, आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं लिखूँ यहाँ पे तो स्पायरोमीटर से कौन कौन सी कैपेसिटी मेजर नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते एफआरसी, हम नहीं कर सकते टीएलसी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो एल्वियोलाई पे आते हैं। जनरली एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देखते हैं। एल्वियोलाई क्या प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, ये ब्लड और टिश्यू को एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करेगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, प्रेशर का, कॉन्सेंट्रेशन, ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी का और थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन का, इंपॉर्टेंट फैक्टर है सारे। प्रेशर क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिविजुअल गैस को, तो उससे पार्शियल, ऐसे बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है किसी एक चैम्बर में, तो एक अकेली गैस का प्रेशर उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है। अगर ऑक्सीजन का होता है PO2 और CO2 का PCO2 होता है। पार्शियल प्रेशर ये इन गैसेस का एटमॉस्फेरिक एयर में टू साइड ऑफ डिफ्यूजन, जहाँ पर दो साइड डिफ्यूजन की होती है, एक तो एल्ब्यूलर मेम्ब्रेन पे जहाँ पर क्या होगा O2 की प्रेशर ज़्यादा होगा PCO2 से, क्योंकि हमारे जो इंस्पायर्ड एयर होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। बट अगर मैं बात करूँ टिश्यू लेवल पर तो वहाँ CO2 बन रही होती है, तो CO2 की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो हमारे पास दो साइड ऑफ एक्सचेंज होती हैं, डिफ्यूजन एक्सचेंज होती हैं। ये टेबल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार मार्क करना चाहो उतने स्टार मार्क कर लो इस टेबल पे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आते ही हैं इससे, और इवन नीट में भी पूछ सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, डेटा डायरेक्ट डेटाबेस। 159 होती है ऑक्सीजन की, एटमॉस्फेयर में 0.3 होती है। इसको याद करना पड़ेगा, इसको अपने टेबल के आगे चिपका लो इस डेटा को, या फिर इसको, दो डायग्राम में से किसी को भी एक चिपका सकते हो। आपसे पूछेगा कि सिस्टमिक वेन के अंदर किसका प्रेशर ज़्यादा होगा। वेन है तो देखो ऑब्वियसली बात है CO2 की मात्रा में तो PCO2 ज़्यादा होगा वहाँ पे PO2 से। अब सिस्टमिक आर्टरी के अंदर तुम्हें पता होगा कि भैया PCO2 कम होगा PO2 से। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछ सकते हैं इवन। अब देखो ग्रेडियंट CO2 का अपोज देखो क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन जाती है एल्वियोलाई से हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, बट उल्टा होता है CO2 जाती है हमारी ब्लड वेसल से एल्वियोलाई के अंदर। तो देयर इज अपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड जाती है, या ब्लड टू एल्वियोलाई जाती है क्या हमारी CO2। सॉल्युबिलिटी जो होती है CO2 की वो ज़्यादा होती है, ब्लड में सॉल्युबल ज़्यादा कौन होगी, CO2 ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, बिकॉज जो CO2 होती है वो डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्टिकल्स मच हायर कंपेयर टू, मतलब जो हमारी CO2 है वो ईजिली डिफ्यूज़ कर जाती है हमारे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से, ईजिली डिफ्यूज़ कर जाती है, बट O2 से ज़्यादा ईजिली डिफ्यूज़ कर जाती है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है 3 लेयर से बनी हुई होती है। पहले क्या होती है, देखो इसकी मेम्ब्रेन होगी एल्वियोलाई की, एक ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन होगी, और उसके बीच में एक सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे इंट्रासेलुलर सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसके बीच में, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली जाती है हमें एक बेसिकली, देखो इसको देखो मैं ये वैसे तो पढ़ाऊँगा, इस स्ट्रक्चर का पेंडिंग रखो, उसको मैं टिश्यू के अंदर डिस्कस करूँगा। ओके, इस डायग्राम को मैं फिर लेके आऊँगा टिश्यू के अंदर, तब मैं बताऊँगा। अभी यहाँ पे इसमें इतना याद रखो कि इसका एपिथेलियम होता है
एल्विलाई का ये स्क्वामस एपिथेलियम होता है, ब्लड वेसल का जैसे एंडोथीलियम बोलते हैं, बस इतना याद रखो। और ये तीनों मेम्ब्रेन मिलके डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आती है, इतना याद रख लो बस। अभी अब मैं इसका डिटेल एनालिसिस वहाँ पर बताऊँ। सिंगल एंडोथीलियम सेल्स होने के पहले बताया, इनकी टोटल थिकनेस जो होती है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, लेस देन अ मिलीमीटर। तो ये सारे फैक्टर हैं फेवरेबल होते हैं ऑक्सीजन को मूव कराने फ्रॉम एल्विलाई टू टिश्यू एंड CO2 को मूव करने फ्रॉम टिश्यू टू एल्विलाई। ये आर्टिकल भी हमारे यहाँ पर फिनिश होता है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज वाला आर्टिकल शुरू होता है। देखो इसमें 2 डेटा याद रखने पड़ेंगे आपको। ऑक्सीजन कहाँ से, ऑक्सीजन RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है 97%, ये याद रखना 97%, ये डेटा याद रखना पड़ेगा आपको। और ब्लड प्लाज्मा के थ्रू मतलब डिजॉल्व होकर जितने जाएगी वो जाएगी 3% बस। बट अगर मैं बात करूँ CO2 की, तो वो RBC के थ्रू जाती है केवल 20 से 25%, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में मैक्सिमम जाती है 70%, और डिजॉल्व इन प्लाज्मा में जाती है 7%। आपसे क्वेश्चन आएगा कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ CO2 मूव्स थ्रू प्लाज्मा या मूव्स थ्रू, हाँ मूव्स थ्रू क्या कहते हैं प्लाज्मा या ब्लड में डिसॉल्व होके, ब्लड में बेसिकली कितनी डिजॉल्व होके क्या कहते हैं हमारी जो CO2 है वो मूव करेगी। तो इट इज़ अराउंड 77%, याद रखना, बिकॉज बाइकार्बोनेट आयन भी हमारे ब्लड में डिजॉल्व होकर ही जाते हैं। तो इट इज़ 77%। अगर ऑप्शन में दे रहे हो तो सबसे पहले आप वो लगाओगे, अगर नहीं गिवन है तो आप 7% लगाओगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हीमोग्लोबिन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को पढ़ेंगे। तो देखो जो बाइंडिंग होती है, सबसे पहले बताया मैं आपको हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, सबको पता है हीम कंटेनिंग पिगमेंट था। हीम के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेसिकली, जैसे मैं आपको दिखाऊं इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ये बीच वाला पार्ट होता है और यहाँ पर इसके अमाइनो एसिड लगे होते हैं, ये ऐसे करके अमाइनो एसिड की ये 4 चेन प्रेजेंट होती हैं इसमें। तो 4 इसके पास बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड करता है रिवर्सिबल मैनर में, याद रखना रिवर्सिबल में। कैसे रिवर्सिबल मैनर के अंदर बाइंड करता है, किसके अंदर, हाँ हीमोग्लोबिन के अंदर। कौन, ऑक्सीजन, ऑक्सीमोग्लोबिन बनाता है बेसिकली। तो इसके पास मैक्सिमम वो 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, मैक्सिमम वो 4 कर सकता है, मिनिमम वो 1 से 2 भी कर सकता है। जो बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन की वो प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल, देखो वो प्राइमरी होती है, देखो प्राइमरी रिलेटेड टू दिस, प्राइमरी रिलेटेड। बट और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे PCO2 का बढ़ना, PCO2 का कम होना, H+ की कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना, pH का कम बढ़ना, ये भी फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे दे रखे होंगे। तो अगर हम बात करें कि अगर हम एक ग्राफ खींचे किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में और पार्शियल प्रेशर ऑफ ये ऑक्सीजन के बीच में और परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हम एक सिग्मॉइड मतलब सिग्मॉइड ये होता है कुछ, ये सिग्मॉइड होता है, ये सिग्मॉइड, ये NCERT में केवल इतना गिवन होगा मैं मानता हूँ। ये 2 कहाँ से है मैं बताऊँगा इसका मतलब भी। ये सिग्मॉइड कर्व मिलता है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये हमें मिलता है बेसिकली, जैसे कि कैसे मिलता है देखो मैं आपको बताता हूँ। जब हीमोग्लोबिन 20% सेचुरेटेड होगा तब कितना प्रेशर होगा, तब इसका इतना प्रेशर होगा। जब 40% सेचुरेटेड होगा तो प्रेशर इतना होगा। जब 60% सेचुरेटेड होगा तो प्रेशर कितना होगा, इतना होगा। ये ऐसे याद रखना पड़ेगा। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि जो 50% जब सेचुरेशन आती है तब कितना प्रेशर होता है, इतनी ये पूछा जाता है। तो ये बीच वाला ग्राफ है, तो यहाँ से अगर आप नीचे आओगे ऐसे, ये अराउंड बैठ रहा है 28 mm ऑफ Hg। इसको लिख लो आप अपने कॉपी में, इसको नोट डाउन करो। अगर मैं लिखवा देता हूँ कि 50% जो सेचुरेशन होती है, जो 50% सेचुरेशन होती है किसकी, हीमोग्लोबिन की, ऑफ हीमोग्लोबिन, वो होती है 28 mm ऑफ Hg से। या फिर अगर मैं इसको लिखूँ 25 से 30 mm ऑफ Hg पे आती है। ये वेरी करता है डिफरेंट पीपल में, डिफरेंट पर्सन में वेरी करता है। ओके, ये प्रेशर वाला मैंने लिखवा दिया आपको। और इसके बाद अगर मैं एक आध डिस्कस और करूँ पॉइंट्स कि हाई PO2, अगर देखो सुनो 2 केसेस होते हैं, मैं यहीं पढ़ा देता हूँ आपको। अगर एल्विलाई वाला एरिया होगा, देखो सुनो यहाँ पर मैं आपको दिखवाता हूँ। अगर एल्विलाई वाला जो एरिया होगा, एल्विलाई में क्या होता है PO2 की वैल्यू ज़्यादा होगी PCO2 से, हमें ये पता है। तो वहाँ पे क्या होगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, वहाँ पे कम होगी, और pH की वैल्यू क्या होगी, मैं ज़्यादा होगी, याद रखना, ठीक है। और मैं टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। तो वहाँ पे जो कर्व आता है, ये जो कर्व आता है, ये जो अपनी ये मेन कर्व है बेसिकली, ये वाला मेन कर्व है। अगर मैं आपको उसको थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, ये ब्लैक वाला जो मैं बना रहा हूँ ना, इट इज़ मेन कर्व। ओके, एक सेकेंड रुको, मैं दूसरे वाले कर्व को, इसको मैं, ओके
ओके, तो ये रेड वाला है ना, बेसिकली ये मेन कर्व है, अगर मैं आपको बोलूँ तो ये जो रेड वाला है ये मेन कर्व है। ओके, ये रेड वाला मेन कर्व है बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं तो इससे बेसिकली क्या होता है, ये जो ग्राफ होगा, अगर एलवी पे है तो मैं PO2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये जो ग्राफ है ना वो शिफ्ट हो जाता है बेसिकली, ये शिफ्ट होता है टूवर्ड्स लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, ये लेफ्ट की तरफ ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगा। और इस लेफ्ट शिफ्ट को हम एक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड हेल्डन इफेक्ट। हेल्डन इफेक्ट, ये लेफ्ट शिफ्ट को जो हम बोलते हैं, एनसीईआरटी के बाहर है। और अगर हम टिश्यू लेवल पे होंगे, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा टिश्यू पे। टिश्यू पे क्या होगा, अगेन PO2 की वैल्यू कम हो जाएगी PCO2 से, H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, pH की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम राइट शिफ्ट। ये राइट शिफ्ट कर्व होगा, राइट इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कर्व, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, इसे बोलते हैं राइट शिफ्ट, मतलब इसे बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट, इसे बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं, उसे हेल्डन इफेक्ट बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि PCO2 की बेसिकली वैल्यू अगर कम है PO2 से तो शिफ्ट कहाँ पे होगा, सिग्मोइड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। ऐसे आप उसको याद करना पड़ेगा। अब एक और लाइन एनसीईआरटी की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हीमोग्लोबिन है बेसिकली वो कितना, एक 100 ml अगर ब्लड है, अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता है टिश्यू को। याद रखना टिश्यू, यहाँ पे एल्वुलाई कर देगा तो गलत हो जाएगा। टिश्यू को क्या नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है ना। अगर स्ट्रेस कंडीशन की बात करें, मैं कोई एडिशनल पॉइंट लिखूँ तो वो 50 ml ऑफ ऑक्सीजन को डिलीवर करता है टू टिश्यू। याद रखने वाली बात, टिश्यू को डिलीवर करता है। अब एक और आर्टिकल की ट्रांसपोर्ट CO2 का कैसे होता है, मैं आपको इतने तो बता दी कि जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होता है, वो कार्ब अमीनो, हमें आपको पता है ना, दो पोर्शन होता है, एक होता है बीच वाला पोर्शन अमाइनो एसिड वाला, ये इससे जुड़ता है बेसिकली। सॉरी, ये तो हीम पार्ट है, ये जो चेन है ये चेन से जुड़ता है। और ये टर्मिनल वाले पोर्शन से क्या जुड़ती है, ऑक्सीजन बोलते हैं। ऑक्सीजन जुड़ती है हमारे कार्बोक्सी वाले पोर्शन से। जो चेन वाला पोर्शन है, अमीनो एसिड वाला जो पोर्शन है, ये ऐसे ऐसा चेन होती है, तो चेन वाले पोर्शन से जुड़ता है हमारा CO2। ये याद रखना, वैसे आपका नहीं पूछाएगा बिकॉज एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। इस मतलब बता दें कार्ब अमीनो इसका नाम क्यों रखा हुआ, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोल रहे हो तो वो CO जब बाइंड करेगी, CO कार्बन मोनोऑक्साइड जब बाइंड करेगी तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ता है ना। तो ये तो मैं आपको बता दें कि 20 से 25% कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और ये जो इसकी बाइंडिंग होगी ये इसके प्रेशर पर डिपेंड करेगी। और जो PO2 होगा वो इसके लिए मेजर फैक्टर होगा बेसिकली। मैं आपको बताऊँ क्यों मेजर फैक्टर होगा। PO2 ही डिसाइड करता है कि क्या कहते हैं बाइंडिंग ऑक्सीजन के संग होनी, वो बाइंडिंग CO2 के साथ होनी है या नहीं होनी है। अगर PO2 की वैल्यू कम है तो बाइंडिंग CO2 के साथ होगी, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनेगा। और अगर नहीं है तो नहीं बनेगा बस। जब PCO2 हाई होता है और PO2 लो होता है टिश्यू में तो कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग होती है। अगर PCO2 लो होता है, PO2 ज़्यादा होता है, एल्विलाई होगा, डिसोसिएशन होता है, तब कार्बामीनो हीमोग्लोबिन डिसोसिएट करता है CO2 बस। और ये टिश्यू से डिलीवर कर देगा एल्विलाई में। RBC क्या कहते हैं, कंटेन करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, जब CO2 आता है किसमें, हमारे टिश्यू में, तो वो H2 के साथ मिलकर एक कंपाउंड होता है H2CO3। H2CO3 ब्रेक होता है HCO3- और H+ में ये HCO3- होता है। इसी को हम बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं। ये बाइकार्बोनेट आयन होता है बेसिकली। इसकी जो रिएक्शन का कैटलिस्ट होता है, इसका जो एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि रिएक्शन को बहुत ही फास्टर वे में करता है। क्योंकि डेटा दे रखा है NCERT में, आपको बताऊंगा मैं कि इसमें बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में कि ओनली 1 सेकेंड के अंदर 200 मिलियन मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं किसके, इनके H2CO3 के, अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेट को यूज़ करें। और अगर हम नहीं करते हैं तो कुल एक हार में 200 मॉलिक्यूल ही बन पाते हैं। तो ये याद रखना डेटा। अगर मैं गलत बोला होगा तो मैं दोबारा आपको वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यही डेटा है मेरा जो मैंने बताया आपको। जो टिश्यू पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर CO2 क्या होता है, हाई होता है। कैटाबॉलिज्म की वजह से CO2 डिफ्यूज कर जाती है RBC इन प्लाज्मा फ्रॉम HCO3- एट द एल्वियुलर साइड में PCO2 लो होती है तो रिएक्शन पोर्शन अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी। HCO3- H+ से जुड़ेगा, H2CO3 CO2 H2 में जुड़ेगा और ये CO2 हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगी। बस यही होता है।
थर्ड CO2 ट्रैप होगा कि बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में टिश्यू लेवल पे एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वेलाई रिलीज आउट। देखो ये क्या होगी, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में CO2 ट्रैप होगी कहाँ पे, एल्वो टिश्यू के अंदर, और ये ट्रैवल कर जाएगी एल्वेलाई के अंदर, एल्वेलाई के अंदर एक्सक्रीट ओ ई जस्ट या एलिमिनेट हो जाएगी बाहर। अब देखो 100 ml जो डीऑक्सी ब्लड होता है वो डिलीवर करता है 4 ml ऑफ CO2 कहाँ, एल्वेलाई को, और स्ट्रेस कंडीशन में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्ट्रेस कंडीशन में ये डिलीवर करता है 14 ml ऑफ CO2। अब एक लेटेस्ट आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। देखो ह्यूमन बीइंग के पास एबिलिटी होती है कि वो अपनी ब्रीदिंग को मेंटेन कर ले, मॉडरेट कर ले, ये अपने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पर डिपेंड करता है। देखो एक सेंटर होता है हमारे प्रेजेंट मेड्यूला रीजन है, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा वाले जो रीजन होता है वहाँ प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है जो कि प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, रेगुलेशन के लिए। एक और सेंटर प्रेजेंट होता है हमारे पॉन्स वाले रीजन में, उसको मैं हाईलाइट करता जाता हूँ। एक स्पेशलाइज रीजन प्रेजेंट होता है मेड्यूला रीजन, उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और एक अनोदर सेंटर प्रेजेंट होता है पॉन्स रीजन में, से हम बोलते हैं न्यूमोटेक्सिक सेंटर। ये करता है फंक्शन को, करता है देखो जो उसका फंक्शन होगा किसका, कहते हैं किसका, मेडुला ऑब्लिंगेटा, उसके फंक्शन को मॉडरेट करता है, लिखा है। अब अगर हमारा जो न्यूरल सिग्नल है, वो हमारे सेंटर से आया है, वो क्या करता है, इस सेंटर से जब आएगा तो वो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को करता है, रिड्यूस कर देगा और रेस्पिरेटरी रेट को अल्टर कर देगा। अब हमारे ब्रेन में मेड्यूला वाले रीजन में, यहाँ लिखा नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, ये जो मेड्यूला वाला रीजन होता है वहाँ पे कीमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एडजेसेंट टू द, देखो लिखा रिदम सेंटर, रिदम सेंटर कौन है, मेड्यूला, तो मेड्यूला के बराबर है, मेड्यूला के अंदर ये रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि सेंसिटिव होता है किसके लिए, CO2 और हाइड्रोजन। लिखना सेंसिटिव किसके लिए होता है, CO2 हाइड्रोजन आयन। अगर यहाँ ऑक्सीजन आया गलत हो जाएगा, अगर ये सब्सटेंस इंक्रीज होंगे तो ये क्या कर देगा, रिदम सेंटर को, मतलब हमारे जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है उसको मैसेज भेजेगा और कुछ एडजस्टमेंट कराएगा। ओके, अब रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में। एओर्टिक आर्क मतलब एओर्टा की एक ब्रांच होती है, उसे एओर्टिक आर्क बोलते हैं, और कैरोटिड आर्टरी उसकी एक ब्रांचिंग होती है। ओके, याद रखना ये वाली चीज़। ये करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं किसको, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है तो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, और H की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, और नेसेसरी सिग्नल्स भेजेंगे किसको, रिदम सेंटर को, हमारे मेडुला ऑब्लिंगेटा को, और एक्शन लेंगे। जो ऑक्सीजन का रोल था वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है, यहाँ पे आएगा सिग्निफिकेंट गलत हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट होता है बहुत ही रोल ऑफ ऑक्सीजन। अब लास्ट पॉइंट और रह गया है बस, देन हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमने पढ़ा इसको। डिसऑर्डर क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एस्थमा, डिफ़िकल्टी होना ब्रीदिंग के अंदर, एक वीजिंग साउंड, मतलब एक साउंड प्रोड्यूस होता है जब हम अगर इंस्पायर करेंगे, तो ये किसकी वजह से होता है, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होता है हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर। एम्फाइसेमा क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बताऊँ, एम्फाइसेमा एक क्रॉनिक, याद रखना एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, इट इज़ नॉट एक्यूट डिसऑर्डर, मतलब ये लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है, जिसमें होता है हमारी जो एल्विलाई की वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और रेस्पिरेटरी सर्फेस में क्या होता है, डिक्रीज होती है। इसकी वजह से क्या, इसका मेन रीज़न है एक सिगरेट स्मोकिंग। ये याद रखना, इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। एम्फाइसेमा का, एस्थमा में क्या होता है, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की वजह से, इस वजह से एल्वेलर वॉल्स में डैमेज हो जाती है, याद रखना। अब एक लास्ट और जिसके बाद हम समरी को थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट एक वर्ड बताऊंगा मैं बस, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है बेसिकली, कुछ इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है बेसिकली, ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग में क्या कहते हैं यूज़ होती है, जिसमें बहुत सारे डस्ट प्रोड्यूस होगा। अब क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म में कैन नॉट फुल्ली कोप अप, मतलब ये कोप अप नहीं कर पाते, और क्या होता है इनके अंदर अगर बहुत देर तक ये इंस्पायर करते रहेंगे ऐसी डस्ट को, तो ये इन्फ्लामेशन कर दी, फाइब्रोसिमल फाइबर्स का एग्रीगेशन करा देती है किसके अंदर, हमारे लंग्स के अंदर। थर्स कॉज द लंग्स डैमेज हो जाएगा, और ये वर्कर होते हैं ना, मास्क पहनना चाहिए जब वो इंडस्ट्रीज़ में ऐसे काम कर रहे होते हैं। देखो इस पूरी समरी को मैंने जब पढ़ा था, आपको आप खुद पढ़ सकते हो इसको। इसमें केवल मेरे को एक स्पेशल लाइन ये मिली कि जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, सॉरी ये कीमो सेंसिटिव एरिया इन द मेडुला ऑब्लिंगेटा। देखो कि तुमसे पूछा कि वेयर व्हाट इज द लोकेशन ऑफ कीमो सेंसिटिव एरिया, तो ये मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर प्रेजेंट होती है। ये लाइन एक इंपॉर्टेंट थी बस, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब मैं बात करूँ NCERT क्वेश्चंस की, देखो इसको भी अगर हम देख लेते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है मैंने बता दिया, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है ये बता दिया मैंने। स्टेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग, कितनी एयर हमारे लंग्स के अंदर रह जाएगी जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या रेसिडुअल वॉल्यूम बच जाएगा, हमारे अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम बच जाएगा।
बस डिफ्यूजन गैस का अगर होता है एल्वियोलर रीजन के अंदर, ओनली नॉट इन द अदर पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बताओ क्यों? बहुत ईजी है, बताओ। क्योंकि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है, उनके पास क्या कहते हैं बेसिकली बहुत थिन सी मेम्ब्रेन होती है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, एक्सेट्रा रीज़न आप देख सकते हो। मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है? CO2 का एक्सप्लेन करो, बहुत आसान है। मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पूरा लिख सकते हो आप। और PO2 PCO2 की वैल्यू कहाँ पे कितनी ज़्यादा होगी वो लिख दो आप। एक्सप्लेन द प्रोसेस इंस्पिरेशन नॉर्मल कंडीशन, ईजी है। रेस्पिरेशन रेगुलेट कैसे होता है बता दिया ही मैंने आपको। इफेक्ट क्या था PCO2 का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, बहुत ईजी है। अगर PCO2 क्या होगा ज़्यादा होगा तो डिसोसिएशन हो जाएगा बेसिकली, PCO2 कम होगा तो एसोसिएशन हो जाएगा किसका? ऑक्सीमोग्लोबिन का। हैपन क्या होता है? रेस्पिरेटरी प्रोसेस जब गोइंग बहेल, अगर हम एक, हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, एनॉक्सिया की कंडीशन आएगी यहाँ पे। देखो अगर एक यहाँ से क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन आई है, अब देखो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी बोलेंगे बच्चे की, बहुत ज़्यादा चेंजेस सीन बाय द पर्सन हु इज गोइंग अप हिल। ओके, जब वो हिल पे जाएगा बेसिकली, तो देखो क्या होता है, जब हम हिल पे हैं तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। प्रेशर की वैल्यू कम होगी तो हमारी जो इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अंदर जाएगी और हम डिजीनेस, वॉमिटिंग, नोजिया जैसे हमें कुछ फीचर्स दिखेंगे। और वहाँ पर हमारी जो हीमोग्लोबिन है, मतलब जो RBC है, उनका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एरिथ्रोपोइसिस बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं RBC का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। RBC का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, RBC यहाँ पे बढ़ जाती है। इंसेक्ट में कैसे एक्सचेंज होता है मैंने बताया, ट्रेकियल ट्यूब के थ्रू होता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को डिफाइन करो मैंने बता दिया आपको। और रीजन बताओ सिग्मोइडल पैटर्न के, बता दिया मैंने आपको। आपने हाइपोक्सिया के बारे में सुना होगा, हाइपोक्सिया का मतलब, और इसके बारे में अब देखो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। हाइपोक्सिया के बारे में मेरे को सब जने कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे जल्दी से क्या होती है। इन सबको डिफाइन करने से मैंने आपको बता दिया, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सब मैंने आपको बता दिया है। ये हाइपोक्सिया का एक होमवर्क मैं आपको दे दूँ कि व्हाट इज़ हाइपोक्सिया। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हमको हाइपोक्सिया के बारे में डिस्कस करूँगा। ओके, इट्स योर होमवर्क, हाइपोक्सिया क्या होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया। एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को, प्लीज़ लाइक करें। एंड अगर आपको मेरे से ही आगे अपनी और एनसीईआरटी की डीप लाइन को समझना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे मेरे आपको अमेजिंग सेशंस मिलते रहें। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, ओके, टाटा।